जो सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं, यानी पौधों से लगाकर जो सर्वोपरि जंतु हैं, उनमें हम देखते हैं उनके जो पोषण की प्राप्ति के आधार पर एक दूसरे पर निर्भरता होती है, और उस निर्भरता को जब हम एक श्रृंखला के माध्यम से व्यक्त कर देते हैं, प्रस्तुत कर देते हैं, तो उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि खाद्य श्रृंखला से संबंधित क्या होती है। पहले हमें जरूरी होता है कि पोषक स्तर क्या हैं, और पोषक स्तर में उत्पादक कौन होते हैं और उपभोक्ता कौन होते हैं, तो इसको हमने समझ लिया था। ठीक है, तो अब हेडिंग डाल लीजिए खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला फूड चेन। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए किसी पारितंत्र में उत्पादक से लेकर सर्वोच्च उपभोक्ता तक ठीक है, किसी पारितंत्र में उत्पादक से लेकर सर्वोच्च उपभोक्ता तक भोजन की निर्भरता को जब एक श्रृंखला के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, तो इसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, लिख लें एग्जाम्पल, जैसे घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला। अब जैसे हमने लिखा घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला, तो हमें तुरंत याद आ जाना चाहिए कि घास के मैदान की बात होती है तो घास के मैदान का राजा कौन होता है? बाज, यानी सर्वोपरि कौन होगा? बाज। ठीक है, तो लिख सकते हैं जैसे घास को खाने वाला टिड्डा, टिड्डा को मेढक, और मेढक को सर्प, सर्प को न्यूला, और यहाँ पे हम देखते हैं बाज। तो जब भी इस प्रकार से दिया गया है, कभी कभी यही पूछ लेते हैं कि उपर्युक्त खाद्य श्रृंखला है घास के मैदान पारितंत्र की या वन पारितंत्र की, तो हम देखते हैं सर्वोपरि बाज है, यानी घास के मैदान की बात हो रही है। यानी घास को टिड्डा खाता है, टिड्डी को मेढक, मेढक सर्प के द्वारा खाया जाता है, और सर्प न्यूला के द्वारा, और हम देखते हैं न्यूला किसके द्वारा? बाज के द्वारा। ये हमने बताया भी था कल कि जब भी यदि पूछता है कि उपर्युक्त खाद्य श्रृंखला में कितने पोषक स्तर हैं, तो पोषक स्तर की काउंटिंग कहाँ से करते हैं? उत्पादक से। तो यहाँ से हम काउंट करके बता सकते हैं 1 2 3 4 5 6। उपर्युक्त खाद्य श्रृंखला में उत्पादक, तो हम देखते हैं टिड्डा की स्थिति कैसी है, तो ये उत्पादक है, यहाँ उपभोक्ता शुरू हो जाएगा, तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक इस प्रकार से लिख देते हैं हम। लेकिन सर्वोपरि वही होगा जो पारितंत्र का राजा होता है। तो घास के मैदान का राजा क्या होता है? बाज। ठीक है, तो लिख लें, इसको बना लें ग्राफ को, इसके नीचे लिख लें खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक पथ, ठीक है, एक पथ और एक ही दिशा में होता है। एक पथ और एक ही दिशा में होता है। एक पथ और एक ही दिशा में होता है, इसको अंडरलाइन कर लेना। एक पथ और एक ही दिशा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, बहुदिशीय, तो एक दिशीय, क्योंकि हम देखते हैं दिशा क्या है? एक। रास्ता भी हम देखते हैं, पथ की बात करें तो भी एक है, तो एक पथ और एक ही दिशा। या तो दोनों ऑप्शन दे देंगे, एक पथ एक दिशा,
बहुपथ बहुदिशा, ये हम देखते हैं अलग अलग पूछ लेते हैं पथ के रूप में, तो एक पथ ही और दिशा भी एक होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम देखते हैं सर्वोच्च उपभोक्ता एक ही है और हम देखते हैं उस तक पहुंचने का रास्ता भी एक ही है, तो एक दिशा भी होगी और एक पथ भी होगा। ठीक है, खाद्य श्रृंखला क्या है? तो हमने यही लिखा हुआ है, किसी पारितंत्र में उत्पादक से लगाकर सर्वोच्च उपभोक्ता तक भोजन की निर्भरता को जब हम देखते हैं ग्राफ के माध्यम से, चित्र के माध्यम से प्रस्तुत कर देते हैं श्रृंखला के माध्यम से, तो उसे क्या बोल देते हैं? खाद्य श्रृंखला। अब हमने पढ़ा हुआ था खाद्य जाल, तो खाद्य जाल क्या है? खाद्य श्रृंखलाओं का समूह। अब वैसे भी रटना नहीं है, खाद्य श्रृंखला तो हम देखते हैं खाद्य जाल की बात होगी तो एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर क्या बनाती हैं? खाद्य जाल। यानी खाद्य जाल होगा तो हम देखते हैं खाद्य श्रृंखलाएं क्या होंगी? एक से अधिक। तो हेडिंग डाल लीजिए खाद्य जाल। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एनवायरमेंट के लिए। खाद्य जाल, जब भी खाद्य श्रृंखला की बात हो रही है और खाद्य जाल की, अब आ जाए किससे संबंधित हैं? पारिस्थितिकी से, पारिस्थितिक तंत्र से। तो पारिस्थितिक तंत्र से, है ना। तंत्र जब आ जाएगा तो बड़ा पार्ट हो जाएगा, और जब पारिस्थितिकी होगी तो हम देखते हैं कारक की बात होगी और छोटा पार्ट हो जाएगा। ठीक है, खाद्य जाल, तो इसमें लिख लीजिए खाद्य श्रृंखलाओं के समूह को, खाद्य श्रृंखलाओं के समूह को खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य श्रृंखलाओं के समूह को खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य श्रृंखलाओं के समूह को खाद्य जाल कहते हैं। लिख लीजिए, दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं, दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर, दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर एक जटिल पथ बनाती हैं, एक जटिल पथ बनाती हैं जिसे खाद्य जाल कहते हैं, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, तो जब खाद्य श्रृंखलाओं की बात होगी, खाद्य जाल की बात होगी, तो श्रृंखलाओं का समूह, और हम देखते हैं समूह दो से अधिक, दो होंगे या दो से अधिक। तो इसी प्रकार से कोई भी पारितंत्र, है ना, मान लो हम यहाँ घास के मैदान की बात हुई थी, वन की बात करें, है ना, तो लिख सकते हैं जैसे वन पारितंत्र, जैसे वन पारितंत्र, है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं पौधे, पौधे या झाड़ियों की बात हो रही है, तो हम देखते हैं खरगोश, ठीक है, कुत्ता, भेड़िया, देखते हैं बाघ, ठीक है। अब पौधे या झाड़ियाँ, है ना, खरगोश, ठीक है, कुत्ता, फिर हम देखते हैं बाघ या खरगोश, और इस प्रकार से ये, यानी एक खाद्य श्रृंखला ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, है ना। यानी बाघ का मुख्य भोजन क्या है? भेड़िया है, और यदि भेड़िया नहीं मिलेगा तो हम देखते हैं कुत्ते को अपना शिकार बनाएगा, और ये भी नहीं मिलेगा तो फिर खरगोश पर, यानी हम देखते हैं कि किसी न किसी जीव पर, है ना। तो इस प्रकार से यदि ये नहीं मिल रहा है तो इसको, ये नहीं मिलेगा तो इसको, लेकिन हम देखते हैं जो सर्वोपरि होता है वो पूर्ण रूप से क्या होता है? मांसाहारी होता है ना। अब
बाघ कभी पौधों को नहीं खा सकता है, झाड़ियों को नहीं खा सकता। खरगोश क्या होता है? शाकाहारी। तो हम देखते हैं पौधे की बात करें या झाड़ियों की बात करें तो इस प्रकार से, ठीक है। अब मान लो पूछ लिया जाए कि उपर्युक्त खाद्य श्रृंखला में, ऊपर की खाद्य श्रृंखला की बात करें, कितने पोषक स्तर हैं? तो 1 2 3 4 5, इसमें तो 1 2 3 4, इसमें कितने? तो 1 2 3। अब ये खाद्य जाल की बात करें तो हम देखते हैं एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं या 2 से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं हो गई, और हम देखते हैं पथ कितने हो जाएंगे? 3 हो गए, यानी एक से अधिक हो गए। तो खाद्य जाल में हमने लिखा था खाद्य श्रृंखला में कि एक पथी और एक दिशीय, तो पथ हम देखते हैं एक से अधिक हो जाएंगे। एक पथ को क्या लिख सकते हैं? अनेक पथी या बहुपथी। और हम देखते हैं दिशा एक ही है तो हम देखते हैं दिशा एक हो जाएगी। तो लिख लें अगली लाइन से, खाद्य जाल में, ठीक है, खाद्य जाल में, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह, ठीक है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह अनेक पथों से होते हुए, अनेक पथों से होते हुए एक ही दिशा में होता है। अनेक पथों से होते हुए एक ही दिशा में होता है। ठीक है, तो अनेक पथ और एक दिशा को अंडरलाइन कर लें, अनेक पथ और एक दिशा को अंडरलाइन कर लें, बन जाएगा ना। तो जब यहाँ ये अधिकतर क्वेश्चन यही पूछते हैं कि एक पथी अनेक पथी, तो हम देखते हैं रास्ते यहाँ एक से अधिक यानी अनेक पथ हो जाएगा, लेकिन मंजिल एक ही यानी हम देखते हैं दिशा एक ही होगी। चाहे यहाँ से पहुँचे, चाहे यहाँ से जाना यहीं पे है, यानी दिशा क्या हो जाएगी? एक ही हो जाएगी। अब कल हमने पढ़ा था एक नियम कि जब भी हम बात करते हैं किसी भी पारितंत्र की, तो एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक जाते जाते ऊर्जा की मात्रा में क्या होती है? कमी, है ना। यानी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो किसी भी पारितंत्र की बात होती है तो सबसे अधिक ऊर्जा की मात्रा किसको प्राप्त होती है? तो हम देखते हैं सर्वोच्च उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता को, द्वितीयक को, या प्राथमिक उत्पादक को। तो उत्पादक को, उत्पादकों को सबसे अधिक, फिर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और सर्वोच्च उपभोक्ता तक जाते जाते ऊर्जा की मात्रा में कमी आती है। तो चाहे ऊर्जा की मात्रा की बात करें चाहे खनिज की मात्रा, दोनों में कमी आती है। और कितने % की? एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक जाते जाते 90% की कमी होती है। और अगले पोषक स्तर को लाभ कितना होता है? तो 10%। और ये नियम दिया था वैज्ञानिक लिंडमान ने, इसीलिए इन्हें लिंडमान का नियम बोल देते हैं, ये 10% का नियम। तो हेडिंग डाल दीजिए 10% का नियम, ऐसा आ जाता है लिखा 10% का नियम, 10% का नियम। पूछ लेते हैं क्या है और किसने दिया था 10% का नियम। तो लिख लें, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक जाते जाते, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक जाते जाते एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक जाते जाते एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक जाते जाते 90% ऊर्जा की कमी होती है। 90% ऊर्जा की मात्रा लिख देना, ऊर्जा की मात्रा की कमी आती है। 90% ऊर्जा की मात्रा की कमी आती है और 10% ऊर्जा ही और 10% ऊर्जा ही अगले पोषक स्तर को प्राप्त हो पाती है, और 10% ऊर्जा ही अगले पोषक स्तर को प्राप्त हो पाती है। 10% ऊर्जा ही अगले पोषक स्तर को प्राप्त हो पाती है। इसे
10% का नियम कहते हैं। ठीक है, इसे 10% का नियम कहते हैं। इसे 10% का नियम कहते हैं। अगली लाइन से लिख लें, इस नियम को लिंडमान ने दिया था। इस नियम को लिंडमान ने दिया था, इसीलिए से लिंडमान का नियम भी कहते हैं। इसीलिए से लिंडमान का नियम भी कहते हैं। लिंडमान का नियम भी कहते हैं। तो बन जाएगा ना सभी से। देखिए, जब भी पूछा जाता है 10% का नियम क्या है, तो हम देखते हैं अगले पोषक स्तर को 90% का लाभ होता है, 10% की कमी, 10% का लाभ, 90 की कमी। तो 90 की कमी और 10 का लाभ, है ना, 90 की कमी होती है और 10 का लाभ। तो इसीलिए इसे 10% का नियम बोल देते हैं। देने वाले थे तो इन्हीं के नाम के आधार पर इसे लिंडमान का नियम बोल देते हैं। ठीक है, तो जब भी यदि आ जाता है एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक जाते जाते ऊर्जा की मात्रा की कितनी कमी आती है, तो 90% मात्रा की हानि होती है और हम देखते हैं 10% का लाभ होता है ना। क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक जाते जाते क्या परिवर्तन होता है। ये आपका आ जाता है, परीक्षा में पूछा गया। एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक जाते जाते क्या परिवर्तन होता है। ये आपका आया है एक दो बार एग्जाम में। तो जब भी एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक जाते हैं तो हम देखते हैं ऊर्जा और खनिज दोनों की हानि होती है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्जा व खनिज दोनों की हानि, है ना। यानी पोषक तत्वों की भी हानि होती है और ऊर्जा की भी, है ना, बनेगा ना। तो हम देखते हैं दोनों की हानि होती है, ना कि एक का लाभ एक की हानि, ना दोनों का लाभ, ये हो जाएगा। तो हमारा ये वाला भी हमने खाद्य श्रृंखला को पढ़ लिया, खाद्य जाल को पढ़ लिया। अब हम थोड़ा पिरामिड को समझ लें। ठीक है, पिरामिड यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो अब अभी लिखना नहीं है, हम पिरामिड को आज समझ लें थोड़ा कि पिरामिड होते क्या हैं, फिर इसके बाद हम लिखेंगे, है ना। तो एक शब्द आता है पिरामिड। ठीक है, पिरामिड। अब देखिए पिरामिड, तो पिरामिड, जब भी पिरामिड की बात होती है तो पिरामिड से तात्पर्य किससे, ग्राफ से, रेखा चित्र से, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जब भी पिरामिड की बात करते हैं तो अभी हमने पढ़ा है कि जो पारितंत्र होते हैं, पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, तो हम देखते हैं उत्पादक से लगाकर सर्वोच्च उपभोक्ता तक हम देखते हैं कि जब उसको ग्राफ के माध्यम से व्यक्त कर दिया जाता है या चित्र के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उसे पिरामिड कहते हैं। और पिरामिड के बारे में हम देखते हैं बताया किसने था, तो हम देखते हैं वैज्ञानिक चार्ल्स एल्टन ने। ठीक है, पिरामिड की जब भी बात होती है तो किसने बताया था, तो वैज्ञानिक चार्ल्स एल्टन ने। या इसी को बोल देते हैं पारिस्थितिकीय पिरामिड, तो बोल देते हैं पिरामिड के जनक कौन है या पारिस्थितिक पिरामिड के जनक कौन है, तो चार्ल्स एल्टन। पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं। जीव संख्या का पिरामिड, ठीक है, जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड, ठीक है, जीव भार का पिरामिड, और एक होता है ऊर्जा का पिरामिड। ऐसी कोई सी परीक्षा नहीं है व्यापम की जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो। वर्ग 3 में पिछली बार
2012 में जो एग्जाम हुए थे, या ये क्वेश्चन आपका आया था पिरामिड से, और उसमें यही दिया गया था कि ऊर्जा का पिरामिड बनता है सदैव सीधा, सदैव उल्टा, उल्टा और सीधा दोनों, और हम रट्टा मार के जाते हैं, गलती करते हैं। तो हमें आज की क्लास में पिरामिड को समझना है केवल, ठीक है। तो पिरामिड से मतलब किससे हमें कोई भी चिंतन नहीं करना। पिरामिड से मतलब संरचना से है, आकृति से है, आकार से है, रेखा चित्र से, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब किस पर आधारित है? जब भी किसी पारिस्थितिक तंत्र की बात करते हैं तो उत्पादक से लगाकर सर्वोच्च उपभोक्ता तक जब चित्र के माध्यम से उनको व्यक्त कर देते हैं तो उसे पिरामिड कहते हैं। अब जैसे जीव संख्या का पिरामिड, तो सबसे पहले हम ये समझें कि मान लो एक पिरामिड है। अब ये जो त्रिभुज बना हुआ है पिरामिड मान रहे हैं, और हम देखते हैं कैसा है, सीधा उल्टा, तो सीधा है, ठीक है। और हम देखते हैं एक त्रिभुज बना हुआ है, या इसी को पिरामिड हम मान रहे हैं, तो ये किस प्रकार से बना हुआ है, उल्टा, ये उल्टा है, और ये हम देखते हैं सीधा है। अब देखिए, चाहे पिरामिड उल्टे की बात करें चाहे सीधे की बात करें, आधार दोनों का यहाँ है, एक का आधार यहाँ, एक का आधार यहाँ है, यानी आधार किसकी ओर होता है, नीचे की ओर। चाहे पिरामिड उल्टा हो चाहे सीधा हो, आधार नीचे होगा, सिरा ऊपर होगा। अब ये पिरामिड, जब पिरामिड की बात होगी तो नीचे, सबसे नीचे होते हैं उत्पादक, ठीक है, उत्पादक, इसके बाद में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और सर्वोच्च उपभोक्ता। इसी प्रकार इसमें उत्पादक, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता और सर्वोच्च उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और सर्वोच्च उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और सर्वोच्च उपभोक्ता, यानी किसी भी पिरामिड की बात करते हैं, पारितंत्र की बात करते हैं, तो जो आरेख बनाते हैं, रेखा चित्र बनाते हैं, तो आधारीय भाग, जो पिरामिड का आधार होता है, आधार हमेशा नीचे होता है और सिरा ऊपर होता है। तो जिस पिरामिड में आधार मजबूत होता है, सिरा कमजोर होता है, तो पिरामिड हमेशा सीधा कहलाता है। इसमें आधार मजबूत है, सिरा कमजोर, यानी नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो घटता हुआ क्रम मिलेगा, और यहाँ आधार कमजोर है, सिरा मजबूत है, तो ये पिरामिड उल्टा माना जाएगा और ये सीधा। और देखिए, किसी भी पारितंत्र की बात करते हैं, जीव संख्या का पिरामिड, अब जैसे जीव संख्या के पिरामिड की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, किसी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक से लगाकर सर्वोच्च उपभोक्ता तक, है ना, हम देखते हैं उत्पादक से लगाकर सर्वोच्च उपभोक्ता तक जीवों की संख्या को, जब किसी आकृति को या जीवों की संख्या को एक पिरामिड के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो उसे जीव संख्या का पिरामिड कहते हैं। अब जीव संख्या का पिरामिड बनता है तो जीव संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा उल्टा दोनों बनते हैं। आ जाएगा जीव संख्या का पिरामिड। अभी क्वेश्चन ये पूछा जा रहा कि जीव संख्या के पिरामिड बनते हैं सीधे उल्टे दोनों, कोई नहीं, तो सीधे और उल्टे दोनों। क्यों? अब देखना, अभी केवल ये पूछा गया कि जीव संख्या का पिरामिड बनता है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में सीधा उल्टा या सीधे उल्टे दोनों, तो हम देखते हैं सीधा और उल्टा दोनों। अब मान लो थोड़ी देर के लिए घास के मैदान की बात करें तो हम देखते हैं घास के मैदान, अब आ जाएगा कि घास के मैदान में जीव संख्या का पिरामिड बनता है सीधा उल्टा दोनों। तो अभी बात हो रही थी जीव संख्या का पिरामिड बनता, किसी मैदान विशेष की बात नहीं हो रही थी। जीव संख्या का पिरामिड बनता है तो सीधा बनता है, उल्टा बनता है, दोनों, ठीक है। लेकिन अब यदि क्वेश्चन आता है कि किसी घास के मैदान पारितंत्र में जीव संख्या का पिरामिड बनता है सीधा उल्टा दोनों, तो अब देखना घास के मैदान की बात हो रही है तो हम देखते हैं सबसे अधिक संख्या किसकी होगी, घास के पौधों की, यानी उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक होगी, यानी उत्पादकों का एरिया बड़ा होगा। अब फिर उस पर आश्रित होने वाले जंतुओं यानी शाकाहारी जीवों की संख्या उत्पादकों की तुलना में कम होगी। और फिर हम देखते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं तो उनकी तुलना प्राथमिक उपभोक्ताओं की तुलना में द्वितीयक उपभोक्ताओं की संख्या कम होगी। और सर्वोच्च यानी घास पारितंत्र का राजा क्या होता है, बाज, और बाज की संख्या सबसे कम होगी, यानी आधार मजबूत सिरा कमजोर, तो पिरामिड कैसा बनेगा, सीधा। नहीं आया समझ में, तो सीधे हम ऐसा लगा सकते हैं घास के मैदान की बात होगी तो सबसे अधिक संख्या पौधों की होगी, या हम देखते हैं कि बाज की तो सबसे अधिक पौधों की होगी, यानी उत्पादक का एरिया बड़ा होगा किसकी तुलना में, सर्वोच्च उपभोक्ता की तुलना में, यानी आधार मजबूत होगा सिरा कमजोर। तो जिस पारितंत्र में
हम देखते हैं कि आधार मजबूत होता है, सिरा कमजोर होता है, तो पिरामिड हमेशा कैसा बनता है? सीधा। कुछ भी। अब आ जाए वन पारितंत्र में, जंगल के मैदान या वन पारितंत्र में जीव संख्या का पिरामिड बनता है सीधा उल्टा। तो वन में भी बात करें तो सबसे अधिक हरे पेड़ पौधों की संख्या होगी। फिर हम देखते हैं प्राथमिक द्वितीयक या शेर या बाज की बात करें तो उनकी संख्या यानी सर्वोच्च उपभोक्ता की संख्या उत्पादकों की तुलना में क्या होगी? कम। यानी जीव संख्या का पिरामिड भी कैसा बनता है? जीव संख्या में चाहे घास के मैदान की बात करें और चाहे हम देखते हैं वन पारितंत्र की बात करें तो पिरामिड कैसा बनता है? सीधा। ठीक है, बनेगा। अब यदि आता है आपका जो परीक्षा में पूछा गया था पिछली बार वर्ग 3 में, तो वो क्वेश्चन था एक वृक्ष, अभी भी देख सकते हैं घर जाके 2012 का पेपर, उसमें ही क्वेश्चन है एक वृक्ष पारितंत्र में, ठीक है, एक वृक्ष पारितंत्र में जीव संख्या का पिरामिड बनता है सीधा उल्टा दोनों। अब देखना इसमें स्पष्ट दिया है कि उत्पादक क्या है? एक अकेला वृक्ष है, दिया है ना, एक वृक्ष पारितंत्र में। तो हम देखते हैं यानी उत्पादक केवल एक वृक्ष है और हम देखते हैं उस पर आश्रित होने वालों की संख्या अधिक है, यानी उत्पादक एक है और हम देखते हैं उपभोक्ता अधिक है। थोड़ी देर के लिए बात करें, अभी क्या है? जीव संख्या की बात हो रही है। जैसे मान लो नीम के पेड़ की बात करें या बबूल के पेड़ की बात करें तो हम देखते हैं पेड़ अकेला है, लेकिन हम देखते हैं कि उस पर आश्रित होने वाले पक्षियों की संख्या क्या है? अधिक है, यानी उपभोक्ता अधिक हैं, उत्पादक कम है। तो हम देखते हैं उत्पादक कमजोर और हम देखते हैं उपभोक्ता मजबूत, यानी आधार कमजोर होगा और सिरा मजबूत, तो पिरामिड कैसा बनेगा? उल्टा। बनेगा नहीं बनेगा? अब देखना पहले क्या पूछा गया है? किसी पारितंत्र में, पारितंत्र कोई भी हो, जीव संख्या का पिरामिड बनता है सीधा उल्टा दोनों, तो दोनों बनेंगे, क्योंकि अभी ये नहीं पूछा गया है कि कौन से पारितंत्र में या किसकी बात हो रही है। तो घास के मैदान पारितंत्र की बात करते हैं तो पिरामिड हमेशा सीधा, वन में बात करते हैं सीधा, लेकिन एक वृक्ष पारितंत्र की बात होगी तो पिरामिड उल्टा। इसीलिए हमने लिख दिया है कि जब भी जीव संख्या का पिरामिड होगा तो सीधा उल्टा दोनों बनेंगे, लेकिन अलग अलग करके पूछते हैं तो घास के मैदान का सीधा, वन का सीधा। क्यों? उत्पादकों की संख्या अधिक होगी सर्वोच्च उपभोक्ता की तुलना में। लेकिन एक वृक्ष तो अकेला वृक्ष यानी उत्पादक एक है और उस पर आश्रितों की संख्या अधिक है, तो एक वृक्ष पारितंत्र में जीव संख्या का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है? उल्टा। आएगा समझ में? क्यों? क्योंकि उत्पादक एक है, आश्रितों की संख्या अनेक है। अब जीवभार का पिरामिड, तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे? किसी भी पारितंत्र में उत्पादक से लगाकर, किसी पारितंत्र में उत्पादक से लगाकर सर्वोच्च उपभोक्ता तक, जब हम देखते हैं जीवभार यानी वजन की दृष्टि से हम देखते हैं पारितंत्र का पिरामिड का निर्माण करते हैं तो उसे जीवभार का पिरामिड कहते हैं। और जीवभार के पिरामिड तो इसमें हम देखते हैं, इसमें भी इस प्रकार से हमने पिरामिड बनाए, ये उल्टा और ये सीधा। अब जीवभार की बात करें तो वजन की बात हो रही है, तो हम देखते हैं अब आ जाएगा घास के मैदान पारितंत्र में जीवभार का पिरामिड। अब वैसे तो पूछा जाए जीवभार का पिरामिड बनता है सीधा उल्टा दोनों, तो सीधा उल्टा दोनों बनेंगे। अब घास के मैदान पारितंत्र में जीवभार का पिरामिड बनता है उल्टा सीधा दोनों, कोई नहीं। तो घास के मैदान की बात हो रही है तो उत्पादकों की संख्या भी अधिक होगी और हम देखते हैं उनका वजन भी अधिक होगा। किसकी तुलना में? सर्वोच्च उपभोक्ता, तो बाज की तुलना में उनका वजन भी अधिक होगा, यानी उत्पादक आधार मजबूत होगा, सिरा कमजोर होगा, यानी पिरामिड कैसा बनेगा? सीधा। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं घास यानी घास के पौधों यानी हरे पेड़ पौधों की संख्या भी अधिक होगी और साथ साथ हम देखते हैं उत्पादकों का भार भी अधिक होगा, किसकी तुलना में? सर्वोच्च। प्राथमिक द्वितीय कुछ नहीं देखना, हमें तो सीधे शीर्ष से काउंट करना है, तो सर्वोच्च यानी बाज की देखना संख्या भी कम होती है और हम देखते हैं संख्या के साथ साथ भार भी कम होगा, किसकी तुलना में? उत्पादकों की तुलना में। तो उत्पादक मजबूत, उपभोक्ता या सर्वोच्च उपभोक्ता हम देखते हैं कमजोर, यानी सिरा कमजोर हो जाएगा और ये मजबूत तो हम देखते हैं आधार मजबूत, तो पिरामिड कैसा बनेगा? सीधा। बनेगा नहीं बनेगा? वन पारितंत्र की बात करें तो हम देखते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं तो उनकी संख्या भी अधिक होती है और उनका जीवभार भी अधिक होता है, किसकी तुलना में? शेर की तुलना में या बाघ की तुलना में। तो हम देखते हैं यानी चाहे घास के मैदान पारितंत्र की बात करें या हम देखते हैं वन पारितंत्र की बात करें तो पिरामिड हम देखते हैं जीवभार का पिरामिड भी क्या बनेगा? हमेशा सीधा। लेकिन यदि पूछता है एक वृक्ष पारितंत्र में, एक वृक्ष पारितंत्र में जीवभार का पिरामिड, एक वृक्ष पारितंत्र में जीवभार का पिरामिड बनता है, ये कैसा बनेगा? ये भी सीधा, क्योंकि वृक्ष की बात हो रही है। तो जब जीव संख्या का पिरामिड पूछेंगे तो उल्टा बनेगा, लेकिन
वृक्ष की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि वृक्ष पे कभी आपने नहीं सुना होगा कि बहुत सारे पक्षी लद गए नीम के पेड़ पर या बरगद के पेड़ पर तो वृक्ष टूट गया। यानी हम देखते हैं उनकी तुलना में जीवभार भी अधिक होता है। तो कब होगा? जब हम देखते हैं उल्टा कब होगा? संख्या की दृष्टि से। है समझ में? अब यदि आ जाए कि जलीय पारितंत्र में जीव संख्या का पिरामिड कैसा बनता है, तो जलीय में भी हम देखते हैं, जलीय में जीव संख्या का पिरामिड तो जलीय में भी हम देखते हैं सीधा बनता है। क्यों? जलीय यानी हम देखते हैं जल की सतह पर जो पौधे तैरते रहते हैं, शैवाल, कवक, वो भी पौधों में आते हैं, तो उनकी संख्या सबसे अधिक होती है सर्वोच्च उपभोक्ता की तुलना में। जैसे सबसे पहले हरे पौधे या पानी की सतह पर तैरने वाले पौधे जैसे पादप पिलवक बोलते हैं, प्लैंकटन बोलते हैं, उनकी तुलना में हम देखते हैं छोटी मछलियों की संख्या कम होगी, फिर उनकी संख्या में बड़ी मछलियों की संख्या कम होगी, फिर सबसे बड़ी मछली की संख्या और कम होगी। यानी उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक जलीय पारतंत्र में भी होगी। तो हम देखते हैं कि पिरामिड कैसा बनेगा? सीधा। तो यदि आ जाए कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड बनता है तो भी सीधा। अब यदि आ जाए जलीय पारितंत्र में जीवभार का पिरामिड बनता है तो उल्टा। अब आप देखते हो कि जो जलीय पारितंत्र की बात करते हैं तो जो जलीय पौधे होते हैं जैसे शैवाल की बात करें, कवक की बात करें, जो काईनुमा तैरते रहते हैं, संख्या तो अधिक होती है जैसे सबसे बड़ी मछली की तुलना में, लेकिन जीवभार कम होता है। यानी आधार कमजोर होगा, सिरा मजबूत होगा। जैसे नीली व्हेल की बात करें तो हम देखते हैं सबसे बड़ी मछली होती है, उसका वजन लगभग 80 टन होता है, और जबकि हम देखते हैं कवक शैवाल की बात करें तो संख्या तो दर्शाते हैं लेकिन वजन कम होता है सर्वोच्च उपभोक्ता की तुलना में। तो हम देखते हैं जब भी यदि बात आती है जीवभार की तो जीवभार का पिरामिड जलीय पारितंत्र में हमेशा उल्टा बनता है। क्यों? उत्पादकों का जीवभार सर्वोच्च उपभोक्ता की तुलना में हम देखते हैं अधिक होता है। हेलो, हाँ जी मैम। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। अरे कल थोड़ा सा सर वहाँ झगड़ा हो गया था, मूड ठीक नहीं था। अच्छा, तो अच्छा आप मिलोगे आज कॉलेज में? हेलो, हाँ आज मिलोगे आप कॉलेज में? सर सुनिए, तो कल क्या हुआ, वहाँ थोड़ा झगड़ा हो गया था। हाँ तो मूड ठीक नहीं था हमारा। हाँ और हमने फिर देखा अलमारी में खोल के, हम्म तो फर्स्ट रिपोर्ट सर की, क्योंकि जो हमारे फर्स्ट रिपोर्ट के चीज किए हुए थे, फिर जनरल प्रमोशन हो गया। तो अब जब बच्चे जमा करेंगे थर्ड का तब आएगा, अभी तो नहीं है। तो ठीक है, वेट कर रहे हैं, फिर जब आपके पास आ जाएं तो बतला देना आप। आप वेट कर लो जब हाँ तो हम अभी नहीं जा रहे वहाँ पे। हाँ 8-10 दिन में बस सीसी होंगे तो आएंगे फिर हम आपको। हाँ ठीक है, हम नहीं आपको कॉल लगाएंगे, आप लगाना आप। ठीक है, हाँ ओके। तो ऊर्जा अब इस प्रकार से जीवभार का पिरामिड हो गया। ठीक है। ऊर्जा का पिरामिड। अब देखिए ऊर्जा का पिरामिड तो किसी भी पारितंत्र में हम देखते हैं ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है? हमेशा सीधा। क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक जाते जाते ऊर्जा की मात्रा में क्रमशः कमी आती है। यानी सबसे अधिक ऊर्जा किसको मिलती है? उत्पादकों को। फिर उत्पादकों की लगाकर सर्वोच्च उपभोक्ता तक ऊर्जा की मात्रा में क्या होती जाती? कमी होती जाती है। यानी इसको मान लो ऊर्जा मिली तो इसका हम देखते हैं 90% इसमें घट जाएगा, फिर 90% इसमें, 90% इसमें, यानी अगले पोषक स्तर को 10% का लाभ होता है, 90% की हानि होती है। ठीक है, बनेगा ना सभी से? तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये वाला आ जाएगा। अब किसी को यदि डाउट हो तो पूछ सकता है। हमें नहीं लगता है वैसे कि बनेगा नहीं आपसे पिरामिड, सभी बनना चाहिए। बताओ किसी को अब यदि कहीं प्रॉब्लम हो। सबसे खास तौर से व्यापम की कोई भी परीक्षा हो, रीट की तैयारी कर रहे हो, टेट की, उसके लिए तो 99% की ये रखा ही है आपका, है ना। और आते सभी एग्जाम में, लेकिन रीट और इसमें जो टेट वगैरह की आती है इनमें सबसे ज़्यादा पूछते हैं। और आप देख सकते हो 2012 में आपका यही क्वेश्चन आया है कि किसी पारितंत्र में या एक वृक्ष पारितंत्र में जीव संख्या का पिरामिड बनता है तो वृक्ष में हमेशा जीव संख्या का कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? एक वृक्ष पारितंत्र में जीव संख्या का तो उल्टा, उत्पादक एक है, उपभोक्ता अनेक है। आया समझ में सभी के? अभी भी किसी को डाउट हो पूछ सकता है। तो पिरामिड क्या है हमें रटना नहीं है। पिरामिड से तात्पर्य किससे है? संरचना से है, आकृति से है, ग्राफ से है, रेखा चित्र से, है ना। तो किसी भी पारितंत्र में उत्पादक से लगाकर सर्वोच्च उपभोक्ता तक हम देखते हैं उनको जो जिस रेखा चित्र के माध्यम से व्यक्त कर देते हैं, संरचना के माध्यम से व्यक्त कर देते हैं, उसे पिरामिड कहते हैं, है ना। कैसा? हाँ, किसका भार का? जीव भार का पिरामिड जलीय पारितंत्र में हमेशा उल्टा बनेगा। जलीय की बात करेंगे तो स्थलीय में हमेशा सीधा बनेगा, जलीय में उल्टा बनेगा। जलीय में क्यों? क्योंकि चाहे तालाब की बात करें,
तालाब में हम देखते हैं तालाब की सतह पर उगने वाले पौधे जो होते हैं उनकी संख्या अधिक होगी, लेकिन भार जो होगा सबसे बड़ी मछली की तुलना में कम होगा। तो हम देखते हैं जब भी पूछते हैं कि जलीय पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड बनेगा, तो जलीय की बात करेंगे तो जीव भार का पिरामिड कैसा बनेगा? हमेशा उल्टा। स्थलीय में हम देखते हैं दोनों का सीधा बनेगा। ऊर्जा का पिरामिड, किसी भी पारितंत्र की बात होती है तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। क्यों? एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक जाते जाते ऊर्जा की मात्रा में कमी आती है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना पढ़ के आना है, इसके बाद देखते हैं